हेलो विद्यार्थियों, मैं आपका अरविंद सर शिव्या एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 की पहला अध्याय, इसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पढ़ाऊँगा। जैसा कि ये दे रखा है पाठ, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखेंगे पाठ को क्या है। ऐसे परिवर्तन, पहला पॉइंट है, नोट करेंगे। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं हम, एक साइड हमारे अभिकारक होते हैं और दूसरी साइड हमारा उत्पाद बनता है। यानी कि एक तरफ रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से कौन बनेगा? प्रोडक्ट। इधर की जाए साइड जो होंगे वो अभिकारक होंगे और इधर की साइड जो बनकर आएगा वो उत्पाद कहलाएगा। अगला पॉइंट है उदाहरण। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। नंबर 1 भोजन का पाचन, दूसरा है श्वसन, तीसरा है लोहे पर जंग लगना और चौथा है हमारा मैग्नीशियम फीते का जलना और पांचवा पॉइंट है दही का बनना। रासायनिक अभिक्रियाओं के परीक्षण देखें हम तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से चेंजेज होते हैं, जैसा कि हम देखते हैं। पहला होता है अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, अवस्था बदल जाएगी। दूसरे पॉइंट में क्या दे रखा है? रंग, तो नहीं, जब अभिक्रिया कर रहे होंगे तो रंग में परिवर्तन आ जाएगा। तीसरी बात, उसका टेम्परेचर भी चेंज होता है। इधर टेम्परेचर अभिकारक का कोई टेम्परेचर होगा और जब अभिकारक उत्पाद बन जाएगा तो उसका टेम्परेचर अलग होगा। गैस का उत्सर्जन होगा, गैस निष्कासित होनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार हम देख रहे हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। तो रासायनिक परिवर्तन को किस प्रकार से प्रदर्शित करा जाएगा? जैसे कि हमने देखा कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिकम, यहाँ लिख रखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिकम। जिंक जो है यहाँ पे अभिकारक है, सल्फ्यूरिकम ये भी अभिकारक है हमारा, ये जिंक है और ये हमारा तो क्या है? अभिकारक है। जैसा कि दिखाई दे रहा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिकम, तो जिंक का फार्मूला है हमारा, क्या लिखेंगे? जिंक का फार्मूला होता है Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। ठीक है ना। Zn जो है एक अभिकारक है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी एक अभिकारक है, दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड के अभिकारक हैं। इधर साइन ऑफ रिएक्शन का तीर दे रखा है, इसे तीर को साइन ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो देख रहे हैं जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से बना है तुम्हारे की जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट और एक बना है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वाला जो अभिकारक है वो लेफ्ट हैंड साइड का है, इधर वाला जो अभिकारक है वो राइट हैंड साइड का है। अगर हम इसको, ये तो हमारा हो गया रासायनिक अभिकारक के रूप में, अगर हम इसको क्या है रासायनिक समीकरण के रूप में लिखें तो देखो Zn प्लस H2SO4, तो बन के आ रहा है ZnSO4 प्लस H2, जैसा कि आपको इस समीकरण के अंतराल में दिखाया गया। आगे देखें, इन वाले को हमने इसको क्या करा गया है, सिंबल में चेंज कर दिया है। जिंक का सिंबल हो गया Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया H2SO4 और साइन ऑफ रिएक्शन जिंक सल्फेट का हो गया ZnSO4 और हाइड्रोजन का हो गया H2। तो इधर वाला साइड का जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखे हैं वो अभिकारक हैं, राइट हैंड साइड में जो दे रखे हैं वो उत्पाद हैं। इसी क्रम में आगे देखें, रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। तो जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको समीकरण द्वारा निरूपित करेंगे। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक, तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों को रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक, ये बात याद रखिएगा, ये वाली बहुत बात इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ है भाई, ध्यान दें। रासायनिक समीकरण में ये वाली बात, तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ क्या होते हैं? लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था के साथ क्या हो रहे हैं? लिखे जा रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाया गया है। ठीक है ना। अगला पॉइंट है रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां। ये बहुत ही चीजें, ये वाली बात भी ध्यान रखनी होती है। क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया
में आवश्यक परिस्थितियां जैसे टेम्परेचर यानी ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। याद रखिए, रासायनिक अभिक्रिया जब भी लिखी जाएगी उसमें आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप है, दाब है, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर नीचे लिखा जाएगा। जैसे कि अभी आपने समीकरण लिखी और लिखने के बाद हमने देखा कि भाई क्या है कि ये हमने एक तीर लगा दिया, इधर साइड हमने जेडन रख दिया, ठीक है, और दूसरा उत्प्रेरक रख दिया हमने, इसका नाम क्या है H2SO4। अब ये तीर लगा हुआ है तो तीर के ऊपर हम क्या लिखेंगे, तीर के ऊपर लिखा जाता है उत्प्रेरक, ठीक है। देखें तो उत्प्रेरक में हमारा कौन हो सकता है, उत्प्रेरक में हमारा ताप हो सकता है, दाब हो सकता है ना, ऊपर नीचे के लिए दर्शा सकते हैं दोनों के लिए। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना अगला पॉइंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत क्वेश्चन देखने को मिला है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों करते हैं। तो एक नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जैसे हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, द्रव्यमान का ना तो निर्माण हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। अर्थात हो क्या सकता है, ना तो निर्माण हो रहा है नहीं विनाश हो रहा है, तो क्या हो सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में पहले जो अवकारक बनेगा उसके बाद पहले अवकारक, उसके पश्चात क्या बनेगा उत्पाद। तो प्रत्येक तत्वों परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो अवकारक लिखे थे लेफ्ट हैंड साइड पे, उत्पाद लिखे थे राइट हैंड साइड पे, उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इधर देखिए इस वाले में क्या चीज दे रखी है, दे रखा Zn। Zn का क्या है, एक परमाणु है ना, और H2SO4 इसमें देखिए H के 2 हैं, S का 1 है, O के 4 हैं। तो इधर देखेंगे हमारे राइट हैंड साइड की तरफ क्या है भाई, इस वाली समीकरण की हम बात कर रहे हैं। इसमें देखो Zn का 1 है, इक्वल हो रहा है, H के 2 हैं, H के 2 आ रहे हैं, S का 1 है, S का 1 आ रहा है, O के 4 है तो O के 4 आ रहा है, यानी कि दोनों साइडें कैसी हैं, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों साइडों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। अब अगला पॉइंटेड है भाई, समीकरण आती है एग्जाम में संतुलित करने के लिए, पूछा जाता है कि समीकरण को कैसे संतुलित करना चाहिए। ये हेडिंग है, चरणबद्ध संतुलित करना। हिट एंड ट्रायल विधि का मतलब होता है कि इसको चरणबद्ध संतुलित कीजिए। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक समीकरण को लिखकर पहले रासायनिक समीकरण को आप नोट कर लीजिए, और जब समीकरण को आप नोट कर लेंगे तो प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। ऐसे करके इस प्रकार से आप जब समीकरण लिख लें तो इस प्रकार से आप बॉक्स बना लीजिए प्रत्येक सूत्र के चारों। जैसा H2 है तो H2 बॉक्स बना लिया, Fe2 तो इसको बना लिया, H2S बना लिया। इसके लिए पहला पॉइंट ये होगा, आपको बॉक्स बना लेना है। ध्यान रखिएगा कि हिट एंड ट्रायल विधि से आपको समीकरण को संतुलित करना है, तो इस प्रकार से आप क्या करना, उसको बॉक्स बना लेना। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। संतुलित करना है तो बॉक्स के अंदर कुछ भी आपको नोट डाउन नहीं करना है। ऐसे ये बॉक्स आपने बना लिया, यानी कि ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे करके आपने इस बॉक्स को बना लिया। तो अब इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखें, जैसे आपने लिख दिया यहाँ पे 4, ये नहीं लिखना है। ये जो लिखना है यानी कि आपको क्या लिखना है, तो इस प्रकार से आपने लिखा H2। अगर कोई संख्या दर्शानी है तो इसके बाहर दर्शाइए, यानी कि इसके आप बाहर की ओर दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा चरण क्या होगा, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या को नोट कीजिए। इसको देखो इधर वाली साइड में क्या है, जब इसको नोट करोगे, नोट करने का मतलब क्या है, एक तरफ तो आप टेबल बना लीजिए भाई तत्व की, दूसरी तरफ टेबल आप बना लीजिए अवकारक के परमाणुओं की संख्या की जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और तीसरी तरफ आप बना लीजिए किसकी, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या की। इस प्रकार से आप इसको टेबल को बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए इस टेबल को। इस प्रकार को आपने टेबल को ड्रॉ कर लिया। दूसरे चरण में ये कार्य करना है, समझ में आ गया होगा। तीसरा चरण क्या है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक के उत्पाद की साइड से अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। अब अनुचित गुणांक, उचित, अब देखो कैसे गुणांक लगाएंगे देखेंगे। अब देखिए इधर सबसे पहले क्या है, यहाँ देखेंगे Fe, यहाँ H2, Fe3, O4, H2। अब यहाँ देखो समझने वाली बात है, क्या है समझने वाली, तो Fe है, Fe के 3 है, और 4H2 हमने 4 लगा दिया गया है, Fe3, O4, H2 लगा दिया। अब यह क्यों लगाया गया, उसका कारण क्या है। सबसे पहली चीज एक बात और ध्यान रखनी होती है, सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड से अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। देखेंगे आप
यहाँ आपको एक चीज दे रखी है भाई कि एफ ही है, और यहाँ पर जो ओ के जो दे रखे हैं, ये देखिए ओ है, ये ओ के कितने दे रखे हैं भाई, 4 दे रखे हैं। अगर 4 दे रखे हैं तो आप इनको यहाँ से बैलेंस करेंगे, इसलिए ओ के 4 दे रखे हैं भाई। तो कहने का मतलब यही है बात कि ओ के 4 है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई जैसे ही हमने की, ओ का काम तो निपट गया भाई। एच के कितने, अब जैसे ही ओ के 4 हुए तो वैसे ही उसी क्रम में एच के कितने हो जाएंगे, एच के 8 हो जाएंगे। 8 हो जाने के पश्चात ये तीसरा चरण हो गया, एक संख्या लगा दी। अगले चरण में क्या करो, यहाँ 4 लगा दो, 4 लगा दोगे तो 4s2 हो जाएगा। 4s2 होने के बाद 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो h2 बराबर हो गया और वो भी बराबर हो गया, तो 4 का बैलेंस हो गया। अगली पोजीशन पे क्या है भाई, देखो चरण, इसमें आपने 4 लगा दिया। चौथे चरण में आपको क्या, सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति फिर संतुलित करो। तो देखो हमने पहले कर लिया था, इतना काम हो गया। ये काम इसके इससे अनुरूप हो गया, यानी कि आपने देखा कि हमने सबसे पहले इसमें 4 लगाया, फिर हमने अगले स्टेप में इसमें 4 लगा दिया, तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब अगले स्टेप में हम क्या देखेंगे भाई, इधर की साइड देखिए 4 के बाद संख्या किसमें कम है, 4 के बाद ओ है, ओ के 4 है। अब यहाँ एफ बी कितने हैं, 3, तो यहाँ एफ बी के आगे आप 3 लगा लीजिए। देखिए ये हमारा बॉक्स, इधर की साइड हमारा क्या बन गया, ये बॉक्स बन गया। ये दे रोकिए रोकिए, ये हमारा बॉक्स बन गया। बॉक्स बनने एफ बी के आगे हमने कितना लगा दिया, 3 लगा दिया। 3 जैसे ही लगाया गया तो एफ बी के 3 हो गए भाई, देखिए हो गए, और एफ ही 3 हो गए, ओके 4 हो गए, बैलेंस हो गया। यानी कि कुल मिलाकर आप देख रहे हैं सभी तत्वों के परमाणु संख्या दोनों ओर समान, अतः हम कह सकते हैं ये हमारी समीकरण संतुलित है। चरण नंबर 5, 5वें चरण में क्या है, अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप इस चीज को नहीं लिखेंगे तो बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि हम बता नहीं पाते हैं कौन सा क्या है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहली बात भाई इस बात को ध्यान रखेंगे, अगर ये एफ ही लिखा हुआ है, देखिए देखा हुआ है एफ ही, तो एफ ही लिखा हुआ है, इसके आगे एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो, यानी कि एक मिनट ये एस लगा हुआ है, इसका मतलब है कि एस का मतलब सॉलिड। तो यानी कि एफ ही जो आयरन है यहाँ पर किसका काम कर रहा है, ठोस सॉलिड का काम कर रहा है। जो दे रखा होगा उसके आगे वो लिखा हुआ, सिंबल में लिखा हुआ। यहाँ क्या दे रखा है, जी, जी का मतलब क्या हो गया, गैसीय अवस्था में, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगला क्या है, एस, एस Fe2O3। अब ये जो बन गया, ये देखो इधर के रीजेंट थे लेफ्ट हैंड साइड के, इधर की साइड के जो Fe2O3 जो दे रखा है, इस पे आगे एस लिखा हुआ, इसका मतलब है ये कैसा है, ये भी सॉलिड है ना। अब 4s2 इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इसके आगे आप देख रहे हैं जी लिखा हुआ, जी का मतलब क्या दिखाई दे रहा है भाई, गैसेस है। तो आप देख रहे हैं भाई कि हाइड्रोजन गैस है, Fe2O3 एस है, 4s2 जी है, तो जी का मतलब गैसीय अवस्था। चलिए, और हाँ एक बात और, जैसे ए क्यू लिखा हुआ ये वाला, ये जो ए क्यू लिखा हुआ है, अगर किसी के आगे ए क्यू लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल अगर लिखा होता है, यहाँ होता साहब तुम्हारे की NaOH, और इसके आगे लिख दिया होता ए क्यू, तो ए क्यू NaOH का मतलब ये हुआ कि भाई जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जलीय विलेन है, यानी कि उसका क्या है, इसके अंदर NaOH के अंदर हमने क्या मिला दिया गया है, NaOH के अंदर हमने वाटर को ऐड कर दिया गया है, NaH2 को ऐड कर दिया गया है। अब ऐड करने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो कैसा सॉल्यूशन होगा, जलीय विलेन होगा। इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं, जलीय विलेन। जलीय विलेन यहाँ होगा भाई, एक ही लिखा जाएगा। बात क्लियर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चरण नंबर 6, ये लिखना जरूरी होता है। चरण नंबर 6, कुछ परिस्थितियां, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर की निशानी के ऊपर नीचे लिखें। देखिए क्या है भाई कि अगर आपने कोई समीकरण बनाई और इस प्रकार से यहाँ तीर लगा हुआ है, तो ये जो तीर दे रखा है, ये जो तीर दे रखा है, इसके ऊपर क्या लिखा जाता है, इसके ऊपर लिखा जाता है उत्प्रेरक। क्या लिखा जाता है, उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक जो भी इसके ऊपर लिखिए, यहाँ आप ताप को मेंशन करेंगे, यहाँ पर ही आप दाब को मेंशन करेंगे, इसी के ऊपर मेंशन करा जाता है, ठीक है, तीर के ऊपर नीचे, ठीक है। अब वो बात ये यहाँ से खत्म होती है, ये हमारी हम बैलेंस कर ले, हिट एंड ट्रायल विधि होगी। अगली तरफ बढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ध्यान से देखें क्या होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो पहली रासायनिक अभिक्रिया की हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं, तो हम एक एक प्रकार पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन नाम से ही क्लियरिटी आ रही है भाई, संयोजन है, संयोजन होगा। इधर देखिए समीकरण को देख लें, उसके बाद उसको पढ़ेंगे परिभाषा। A + B और साइन ऑफ रिएक्शन C,
तो देखिए ए जो है यहाँ पे, ए जो है ये वाला ये रिएक्टेंट का काम करेगा, बी हमारा रिएक्टेंट का काम करेगा, और सी जो है हमारा किसका काम करेगा, प्रोडक्ट का काम करेगा। यानी कि जो सी है वो हमारा प्रोडक्ट है, सी क्या है, हमारा प्रोडक्ट है, और ए हमारा क्या है भैया, रिएक्टेंट है, बी क्या है हमारा भैया, रिएक्टेंट है, यानी कि अभिकारक है। क्या है, अभिकारक है। तो दो अभिकारक हैं, तो हम इसमें कह सकते हैं दो या दो से अधिक अभिकारक, कम से कम दो अभिकारक हो या दो से अधिक अभिकारक हो, दोनों अभिकारक आपस में मिलेंगे तो प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। ठीक है, देखेंगे एग्जाम्पल में बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई एग्जाम में। क्या क्वेश्चन है, कोयले का दहन, यानी दहन की विधि लिखिए, दहन की विधि लिखिए। चलिए आप लोगों में एक बात बताइए थोड़ा सा, ये जो दे रखा है भाई, ये दे रखा है तुम्हारा, क्या कहते हैं, ये दे रखा है एस, एस का मतलब क्या हो रहा है भाई, एस, एस का मतलब आप समझ रहे हो ना, एस का मतलब हो रहा है भैया, एक मिनट भैया, थोड़ा सा पेन चेंज कर लें, थोड़ा सा पेन चेंज कर लें। तो एस का मतलब क्या हो रहा है भाई, एस का मतलब हो रहा है सॉलिड, एस का मतलब सॉलिड। अब ये दे रखा है भाई जी, क्या दे रखा, जी दे रखा है, आराम से देख लेंगे। तो जी का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है भाई, जी का मतलब ये है कि भाई गैस है अवस्था में, और CO2 है। अब ये CO2 को देखो भैया, CO2 भी क्या है, CO2 भी गैस है। समझ में आ रहा है ना, कोयले को या लकड़ी को जब जलाते हैं तो कोयले को जलाने पर किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन गैस की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भैया कि ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता है, तो क्या हो गया भाई, CO2, CO2 बन गया। CO2 क्या है, हमारा उत्पाद है, C क्या है हमारा, अभिकारक है, O2 क्या हमारा, अभिकारक है, तो दो अभिकारक मिल रहे हैं। आप एक बात और नोट करिए, यहाँ ध्यान दीजिए, C+O2, देखिए समीकरण संतुलित है या नहीं है, किसी समीकरण देख लीजिए, कार्बन का कितना परमाणु है, ऑक्सीजन कितने परमाणु है, दो परमाणु, तो यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु सी है, समीकरण भी हमारे संतुलित है। अगर समीकरण संतुलित नहीं होती, ऐसी समीकरण को हम असंतुलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण है ये हमारी। इसी प्रकार अगले वाले की तरफ देखें हम, अगले वाले में क्या हो रहा है भाई, देखो जल का निर्माण, तो जल का निर्माण हो रहा है, तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा भाई जल का निर्माण है, ये रहा भाई, देखो ये जल का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है भैया, जल का निर्माण हो रहा है। तो क्या हो रहा है भाई, ये देखो जी यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये जी किसका काम करेगा, गैस का, ये जी किसका काम करेगा, गैस का, ये एल किसका काम करेगा, बताओ किस किसके काम होंगे, यहाँ लिख लें आप लोग। एल क्या है, द्रव है, लिक्विड है, और ये देख लीजिए आपके सामने, ये लिखना आवश्यक होता है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो समीकरण का पता नहीं चलता कौन सा अभिकारक सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा जलीय विलयन है। ठीक है, अगली समीकरण देखें, अगली समीकरण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ध्यान दीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब यहाँ देखो CO है, CO किसका काम करेगा, CO काम करेगा भैया ऐसे, एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सॉलिड है, और H2 क्या दे रखा है, लिक्विड गैस, OH2 एक ही। अब देखो यहाँ एक बात आई, CaOH, अब देखो H2 लिक्विड हो गया यानी पानी हो गया, CO कैसा हो गया, सॉलिड हो गया, यानी बिना बुझा चूना, चूना आप लेके आते हैं मार्केट तो उसमें पानी मिला दिया CaOH, तो ये बताओ ये क्यों लग जाएगा इसका, नहीं, क्योंकि तो कैसा हो गया, जलीय विलयन हो गया, ये कैसा हो गया भैया, ये हो गया तुम्हारे की जलीय विलयन। अब आगे देखें, अगली बात की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ आप एक बात और याद रखेंगे भाई, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको भी देखिए, बहुत आती है पेपरों में। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है। अब देखो जो मेथेन है, ये CH4 क्या है, मेथेन है, एक प्राकृतिक गैस है ना, दलदल सलगड़े स्थानों पर पाई जाती है। जब ये प्राकृतिक गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, क्या करा जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाया जाता है, उसको जलाया जाता है। तो भाई जब गैस को जलाओगे, कार्बन यानी कि मेथेन को जब जलाओगे, तो मेथेन को जलाने पर क्या होता है, ये CH4O2 तो CO2 निकल जाएगी और H2 निकल जाएगी। इसके साथ साथ जब आप इसको जला रहे हो, गैस का ध्यान कर रहे हो, तो एनर्जी भी तो निकलेगी। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एनर्जी निकलती है, यानी ऊष्मा निकलती है, उनका ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात वो अभिक्रिया क्या कहलाती हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये बात याद रखिए, फिर सुन लीजिए एक बार, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद तो बनेगा लेकिन उसके साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बात क्लियर होती है, अगली बात देखते हैं भाई। अब देखिए अगली,
श्वसन, हाँ ये बात देखिए, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया देखिए, ये C6H12O6 ये क्या एक ही मतलब जलीय विलयन है भाई। 6O2 ऑक्सीजन हो गई, 6CO2 क्या हो गया भाई कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O क्या हो गया जल हो गया, प्लस ऊष्मा हो गया। जब आप क्या करते हैं C6H12O6 क्या एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट भोजन है आपका, आपने भोजन में C6H12O6 से सूत्र होता है भाई ग्लूकोज का, किसका होता है ग्लूकोज का। ग्लूकोज आपने ले लिया, ग्लूकोज लेने के बाद आपने ऑक्सीजन का भी ले लिया, क्या कर लिया भाई ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन आपने किसके द्वारा लिया श्वसन के द्वारा लिया। और जब आपने ली ऑक्सीजन भाई तो आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि जो ऑक्सीजन अंदर पहुंच जाती है बॉडी के अंदर और जब कार्बोहाइड्रेट अंदर पहुंच जाता है, दोनों के मध्य में क्रिया होती है। क्रिया होती है नहीं कि जब भोजन है तो क्या ऑक्सीजन जलेगा, जलने के बाद क्या बन जाए कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो बाष्प कंडीशन बनेगी, आप लोगों पसीना पसीना भी आता है, आपने देखा होगा टेस्ट भी बनता है। लेकिन आपके शरीर में क्या मिल आ जाती है भोजन करने के बाद एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है तो एनर्जी का आप उसका उपयोग कर सकते हैं, इस पर कहते हैं ये क्या है एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ऊष्माक्षेपी एक अभिक्रिया है श्वसन। श्वसन पूछा जाता है क्वेश्चन में कि श्वसन जो है श्वसन एक प्रकार कैसी अभिक्रिया है, रेस्पिरेशन कैसी अभिक्रिया, तो आप बोल देंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगली तरफ बढ़ते हैं भाई, अगला पॉइंट, तो एक अभिक्रिया समझ गए आप। और देखिए और सभी अभिक्रियाओं में आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, देखो ये भी इसमें भी संयोजन हुआ, इसमें भी दो अवकारक इसमें भी संयोजन हुआ, इनमें भी दो अवकारक मिले इसमें भी संयोजन हुआ, ये इसमें दो मिले इसमें भी संयोजन हुआ, लेकिन सब बैलेंस है। देख लीजिए कार्बन के कितने परमाणु 6, यहाँ कितने 6। अगली तरफ बढ़ते हैं भाई। हाँ एक बात और ध्यान रखिए, अब इतनी बात हमें आने के बाद अभिक्रिया का अगला शीर्षक है वियोजन अभिक्रिया। अब तक आपने ये देखा था कि आप नया प्रोडक्ट बना रहे थे, इसमें क्या हुआ एक अवकारक आपको दिया जाएगा और अवकारक टूटेगा और दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। जैसे कि आपने देखा भाई ये क्या हमारा ए अवकारक है यहाँ पे, और तीर के इधर इधर राइट हैंड साइड की तरफ बी और सी, ये बी और ये सी, ये क्या है प्रोडक्ट, ये तुम्हारे की प्रोडक्ट हो गया, ये तुम्हारे की प्रोडक्ट हो गया, ये आपका क्या हो गया रिएक्टेंट हो गया, ठीक है ना, उत्पाद बन गया। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा भाई अवकारक को तोड़ना है, तो अवकारक को तोड़ने में किसकी भूमिका होती है ऊष्मा की भूमिका होती है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे भाई कि ऊष्मीय वियोजन, क्या बोलना है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, सीधी सीधी बात। आगे देखें भाई एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आप देख रहे हैं भाई क्या एग्जाम्पल है, उदाहरण फेरस सल्फेट ले लिया गया है, फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट, तो जो आयरन सल्फेट है, आयरन सल्फेट आप देख रहे हैं तो ये एस है, एस का मतलब कैसा है भाई सॉलिड है। जब FeSO4 को तोड़ोगे तो इसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्मा दी गई तो 1 2 3 कितने प्रोडक्ट बने 3 प्रोडक्ट बने। जो फेरस सल्फेट है वो हरे रंग का है, उसका जो कलर है हरा रंग होगा। फेरिक ऑक्साइड बन के आया Fe2O3 ये भूरे लाल रंग का होता है, हल्का हल्का सा। तो आप देख रहे हैं हीट को देने के बाद ऊष्मा को देने के बाद वियोजन हो गया, ठीक है। अगली चीज आपने क्या देखी भाई, अगली चीज आपने ये देखी कि क्या होता है कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड CO3 चूना पत्थर इसको बोलते हैं, चूना पत्थर भट्टियों में डाला जाता है, उसको हीट करा जाता है। हीट करने के बाद बच्चा पार्टी हम देख रहे हैं कि CO बनता है और एक CO2 बनता है। CO क्या हमारा सॉलिड है ठोस है और CO2 क्या हमारा गैस है। तो CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड कहलाएगा, नोट कर लीजिए आप। CO2 क्या कहलाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है हमारा यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो एक वियोजन हो गया, कौन सा वियोजन हो गया भाई, एक वियोजन हमारा ये बना ऊष्मीय वियोजन। आगे देखेंगे अगला क्या है, अगला है हमारा वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन। देखो पहले वाले में क्या वियोजन हुआ था, किसका हुआ था, आपने उसको एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद वो दो टूट गया, वियोजन हो गया। अब क्या करना है, आपको विद्युत देनी है, उसके लिए विद्युत देनी है तो विद्युत का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आप वाटर ले लें, यानी पानी ले लें, H2O ले लिया। अब H2O में आप विद्युत धारा जब देंगे तो उसमें से क्या होना शुरू हो जाएगा भाई, उसमें से हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस निकलनी शुरू हो जाएगी। क्या प्रोसेसिंग है देखते हैं, एग्जाम्पल देखें भाई, ध्यान से देखें एग्जाम्पल को, बड़ा थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं, क्लियरिटी दिखाई देगी, दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक मग्गा ले लीजिए आप, प्लास्टिक का मग्गा है, देखो यहाँ आपने दो क्या लगा रखे हैं, एक एनोड लगा रखा है, एक कैथोड लगा रखा है, नहीं एक वायर ये एक वायर ये लगा, और इसके अंदर ग्रेफाइट की रॉड डाल रखी है दोनों के अंदर,
ठीक है। और इसमें ये डाल रखा है, डालने के बाद ये नली दोनों डाली गई हैं, एनोड और कैथोड डाले किसी धातु के बने होंगे यहाँ पे, कॉपर के हों चाहे आयरन के हों, किसी धातु के बने होंगे धातु के। तो यहाँ रबर से इसको लगा दिया, क्योंकि पानी अब जब डालेंगे तो यहाँ से लीकेज ना होना चाहिए। डालने के बाद क्या हुआ, अब इस जो आपने एनोड कैथोड लगाए उसमें आप परख नली को डाल दीजिए उल्टा करके, डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है। मग्गे में क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ है। आप देख रहे हैं जब नीचे से स्विच दे रखा है यहाँ पे और 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, ध्यान रखिए 6 वोल्ट की बैटरी लगा, जब बैटरी को उसको जोड़ दिया गया लेकिन यहाँ स्विच लगा दिया, जैसे स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो इसमें से बुलबुले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखो गोल गोल, ये आप देखें तो इसमें ये बुलबुले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखो भाई ये देखो है बुलबुले, जो बुलबुले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से यानी कि बुलबुले हैं भाई, इस प्रकार से बुलबुले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं ये इस प्रकार से। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। देखिए हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस भी मुक्त होती, ऑक्सीजन को ऊपर आ गई और हाइड्रोजन गैस के क्या है, बुलबुले। ठीक है भाई, अब आगे की बात, 2 वियोजन हो गए, तीसरा वियोजन देखिए प्रकाशीय वियोजन, ये जो आता है वियोजन पूछता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा भाई, सूर्य का प्रकाश दे रहा है, पहले वाले में आपने क्या करा, ऊष्मा दी, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर में वियोजन दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रकाश देना है, प्रकाश यानी प्रकाश में रख दीजिए, अल्ट्रावायलेट किरण आएंगी तो क्या है, AgCl ले लिया। AgCl क्या है, एक प्रकार का सॉलिड है, इसकी बात कर रहे हैं हम आपके सामने, ये वाला AgCl क्या है, एक सिल्वर क्लोराइड है, एक सॉलिड पदार्थ है। इसको सूर्य का प्रकाश दिया गया तो सिल्वर जो है हमारी क्या है, सिल्वर, ये वाली सिल्वर अलग हो गई, Cl2 हमारी अलग हो गई, तो Cl2 क्लोरीन के रूप में गैस के रूप में निकल गई और Ag हमारा ठोस के रूप में रहा। इतनी बात हो गई। इसके बाद हमने देखा भाई क्या, इसके बाद हमने देखा कि इसी प्रकार हमने क्या ले लिया, AgBr ले लिया, सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया, इसको सूर्य का प्रकाश दिया, इसको भी अलग अलग। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है, याद रखिए इस बात को, ये पूछा जाएगा श्याम श्वेत फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो आप बता देंगे सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। अगली भाई देखो यहाँ पे आपने अब यहाँ पे पढ़ी थी ऊष्मा क्षेपी पढ़ी थी, ऊष्मा क्षेपी की तरह ऊष्मा शोषी। अब देखो इन वाली अभिक्रियाओं में आप ऊष्मा दे रहे हैं, इन वाली अभिक्रियाओं क्या कर रहे हैं आप, ऊष्मा दे रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, इन अभिक्रियाओं अवकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा दिया आपने, दी साहब, प्रकाश आपने दिया, विद्युत ऊर्जा आपने दी, तीनों चीजें दी, ऊष्मा दी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अलग अलग हो गया, प्रकाश दी सिल्वर ब्रोमाइड के साथ, विद्युत ऊर्जा में आपने वाटर को अलग कर लिया। तो इनके लिए जो एनर्जी दे रहे हैं, तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें अवकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा दी जाती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, दोनों बात क्लियर हो। अब आते हैं विस्थापन के लिए, क्या होता है अभी विस्थापन, विस्थापन में क्या होगा कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा, अधिक क्रियाशील तत्व होगा और कम क्रियाशील को हटा देगा। इसमें आपको मैं एक विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाऊंगा और विद्युत रासायनिक श्रेणी जो मैं पढ़ाऊंगा और एक सक्रिय श्रेणी पढ़ाऊंगा, सक्रिय श्रेणी में आप देखेंगे कौन सी धातु ज्यादातर सक्रिय है और सक्रिय धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर दी। इसी क्रम में हम देखें FeCuSO4 दे रखा है भाई, दे रखा है आपके सामने, तो यहाँ Fe जो है एक आयरन है, आयरन है एक प्रकार की धातु है। फिर CuSO4 क्या है, कॉपर है। कॉपर ने क्या करा, Fe जो थी, Fe ने, कॉपर ने नहीं, Fe ज्यादा सक्रिय है, कॉपर कम सक्रिय है, तो आयरन इस समय कॉपर को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी, विस्थापित कर देगी। तो आप देख रहे हैं कि Fe ने कॉपर को विस्थापित किया और विस्थापित करने के बाद जो है कॉपर की जगह Fe आ गई। ये देखो ये इसकी बात कर रहे हैं, ये Fe यहाँ था और यहाँ होने के बाद Fe है इसके साथ आ गया SO4 के साथ, और यहाँ CuSO4 है, तो SO4 है इसका स्थान चेंज हो गया, कॉपर अलग हो गया, यानी कम क्रियाशील को अलग कर दिया, किसने, अधिक क्रियाशील ने। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल अगर आप लोग कर सकते हैं तो देख लीजिए भाई, अन्य मैं किसी दिन अपने लैब में आपको दिखाऊंगा क्या होता है। स्टैंड लगा दिया हमने, स्टैंड के बाद ये जो चीज रखी है भाई, इसको ध्यान से देखो, ये जो होती है टेस्ट ट्यूब पकड़ने का स्टैंड है, इसको पकड़ेंगे ध्यान से। क्या करा गया अभी देखो, ये जो भरा हुआ मटेरियल है सब किसमें भरा हुआ है, ये परख नली में भरा हुआ है, ये सारा मटेरियल, ठीक है। और ये जो अंदर जो बांध दिया गया है स्टैंड से, ये क्या है, धागा है तुम्हारा,
ये जो विलयन भरा हुआ है इसके अंदर, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, अभी आपने देख रहे थे। और जैसे ही आपने इसमें क्या डाल दिया, लोहे की कील है, ये दिखाई दे रही है ये वाली, ये लोहे की कील है और धागे से बांध दिया है। तो क्या होगा, धीरे धीरे कॉपर सल्फेट में से क्या करेगा भाई, कॉपर सल्फेट आयरन उसकी जगह आ जाएगा कॉपर सल्फेट के लिए, और उसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। ठीक है, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि लोहे की कील थी उस पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। CuSO4 कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा हो गया। FeSO4 निर्माण के कारण हो गया। जब फेरस सल्फेट बना एंड आयरन सल्फेट बना तो उसका रंग कैसा हो गया भाई, हरा रंग हो गया। देखिए CuSO4 Zn विस्थापित है, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ये बात हम पहले कर चुके। अब देखो इस वाली समीकरण में आपने एक बात देखी कि यहाँ Fe है या Cu है, तो इसने इसको विस्थापित कर दिया, लेकिन एक ही विस्थापन दूंगा, एक ही चीज तो गई है। अगली वाली देखो, दूसरी विस्थापन में क्या होगा, दोनों ही क्रियाशील हों, दो उत्पाद बनेगा, दो यौगिकों के बीच आदान प्रदान होता है। किसके बीच, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान करना है। यहाँ क्या भाई, इस समीकरण की बात कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, जरा हम इसको आयताकार ले लेते हैं। Na2SO2 Na2SO2 भाई समीकरण थोड़ी सी गलत है, इसको सुधार करिए, इसको सुधार करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, Na2SO2 है तो यहाँ SO4 कर लीजिए। यहाँ जो दे रखा है गलत हो रहा है, इसको बैक करिए, इसको हमने बैक किया तो Na2SO4 कर लीजिए यहाँ भाई। अरे भैया क्या हो रहा है, यहाँ क्या करना है, SO4 कर लीजिए, Na2SO4 यानी कि सोडियम बाई सल्फेट। यह क्या है, बेरियम क्लोराइड है, ये बेरियम सल्फेट है, ये 2NaCl है। देखिएगा सब चीज बैलेंस है, यहाँ बेरियम है और यहाँ SO4 है। तो क्या होगा भाई, उत्पादों आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। ये Na2 अपने आयन लेके अलग हट जाएगा और ये बेरियम यहाँ से अलग हट जाएगा भाई, हैं। तो बेरियम जो है जाके किससे बॉन्ड बना लेगा, इससे, और Na जाके इससे बॉन्ड बना लेगा भाई, Na जाके बना लेगा इससे क्लोरीन से। तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, BaSO4 और NaCl। बस समझ में, तो किसका आयन आदान प्रदान हुआ, आयनों का आदान प्रदान इसमें आपने देखने को मिला। जैसा कि आप एक बात और देखिए, जो यानी कि आप देखेंगे क्या होता है भाई, एक बात नोट करेंगे, जैसे आपने देखा भाई Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, सोडियम परमाणु क्रमांक होता है 11 होने के उसको कक्षाओं बांटेंगे तो क्या होगा, 2,8 और 1। तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः हम कह सकते हैं कि सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, तो Na भी धनायन आ जाता है। और Cl क्या काम करता है, Cl करता है कि Cl का जो परमाणु क्रमांक है भाई, Cl का परमाणु क्रमांक 17 को आप डिवाइड करो तो 2,8,7, तो 7 है, तो 7 के लिए इसकी कक्षा अष्टक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अगर सोडियम से अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 8, और सोडियम का वैसे भी एक ज्यादा था, तो आप देख सकते हैं कि भाई NaCl बन सकता है। क्या बन सकता है, NaCl बन सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए आपके सामने क्या है भाई, आपने देखा भी तो यहाँ पर किसका आदान प्रदान होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा। यानी कि आपने देखा कि Na ने दिया और Cl ने ग्रहण किया, तो आदान प्रदान होगा नहीं हुआ। अब यहाँ पर आदान प्रदान कैसे, द्वारा देखो एक बार, Na है SO2 है, B है Cl2 है। यहाँ Na जब जा रहा है निकल के तो यहाँ कौन दाता है, कौन दे रहा है, BaSO2, Na तो धनायन है और Ba कैसा, ये भी धनायन है, Cl कैसा ऋणायन है, SO4 कैसा ऋणायन है, ये जुड़ा हुआ। अब क्या करेगा, ये आपस में अपना स्थान क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, देख रहे हैं, चलिए भाई आगे देखते हैं। बेरियम सल्फेट यहाँ गलत लिखा हुआ है भाई, इसको भी सुधारना है आपको, सुधारते रहिए, थोड़ा सा कमियां हैं, टाइपिंग वाले ने थोड़ी गलती कर दिया, तो यहाँ सल्फेट लिख लीजिए, कोई बात नहीं, विशेष बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान नहीं। चलिए अगली समीकरण क्या है, बेरियम सल्फेट के सफेद कीड़े बहुत आ रहे हैं। बेरियम सल्फेट के सफेद आविल अवक्षेपण निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या हो गया, अवक्षेपण बन गया जाके। अवक्षेपण बनने के बाद क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं भाई,
क्या होता है देखेंगे क्या है। इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन, इसको भी ध्यान से देखें। उपचयन अपचयन का मतलब क्या होता है भाई? ये हो गया आपका ये हो गया तुम्हारा कि क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं भाई, क्या है देखते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्या है देखते हैं। उपचयन है हमारा ऑक्सीडेशन। उपचयन क्या है, उपचयन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, हाइड्रोजन का निकलना होता है, या इलेक्ट्रॉन का निकलना होता है। ऑक्सीडेशन का याद रखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना या इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को एक नाम और देते हैं, ऑक्सीडेशन को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। एक नाम और है इसका ऑक्सीकरण का ही, इसको आपकी किताब में दे रखा हुआ उपचयन। क्या है, उपचयन। दोबारा देख लीजिए क्या हुआ भाई, कोई बात नहीं है। क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन निकलेगी और इलेक्ट्रॉन भी निष्कासित होंगे। तीनों काम में से कोई से एक काम हो जाए, उपचयन क्रिया। ठीक है, देखें क्या है भाई, ध्यान दें। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी ऑक्सीजन वृद्धि हो रही है भी, दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन जुड़ रही है, यानी कि आप देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ रही है। ऑक्सीजन जुड़ रही है तो बन के क्या आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगली वाली में देखिएगा, ऑक्सीजन यहाँ जुड़ रही है, ये बन के आ रहा है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड में क्या जुड़ रही है, हाइड्रोजन जुड़ रही है। हाइड्रोजन जुड़ रही है तो क्या बन के आ रहा है भाई, ये देखिए इसमें क्या हुआ, उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है भैया, CuH2। तो यहाँ ऑक्सीजन जो है किसके साथ ऐड हो रही है, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रही है। एडिशन हो रहा है, नहीं हो रहा ऑक्सीजन का। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। आगे देखेंगे, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी हो रही है, देखिए CO+H2। यहाँ इस समीकरण में थोड़ी सी बात समझने वाली है, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा जो पीछे वाली अभिक्रिया थी उसमें और ये समीकरण सेम है। तो यहाँ देखो, यहाँ H2 है और H2 में कौन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, बात क्लियर है। CO है, इसमें ऑक्सीजन निकली, तो ये अपचयन हो गया। चल इसी क्रम पीछे देखते हैं, एक बार ध्यान दो, ये वाली समीकरण तभी तो कहते हैं कंफ्यूजन दे रही है। क्या है भाई, ध्यान दो, ध्यान दो समीकरण पे, ध्यान दें क्या हो रहा है भाई, कि ये जो समीकरण है भैया, ये वाली समीकरण है, ये वाली बैक में ये समीकरण है, यहाँ जो है ये H2 है और यहाँ H2O हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ी यहाँ पे। तो ऑक्सीजन जुड़ी तो ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब हो गया भैया उपचयन। यहाँ आपने देखा कि यहाँ ऑक्सीजन पहले जुड़ी हुई थी, लेकिन नहीं, हमारे नियम में होना चाहिए ऑक्सीजन जुड़े हमारे सामने, जो हमारे सामने जुड़ी तो ऑक्सीजन ये हमारे सामने निष्कासित हो जाती है, तो क्या हो जाता है, तो उपचयन का जगह बन जाता है अपचयन। तो यहाँ कॉपर में निकलती भी दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन जुड़नी हुई। तो ऐसी अभिक्रिया में दोनों काम हो रहे हैं, उपचयन भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। दोनों काम हो लगातार हो तो ऐसी अभिक्रिया का नाम आप दे दीजिए रेडॉक्स। क्या नाम दे दें, रेडॉक्स। दोनों काम होने चाहिए, एक काम होगा तो ऑक्सीडेशन और अगर दूसरा काम हो रहा है रिडक्शन, दोनों ही हो रहे हैं तो इसमें दोनों काम हो रहे हैं। तो ये क्या बन के आ रही है, रेडॉक्स। तो आपको ये दिखाई भी दे रहा होगा भाई, यहाँ रेडॉक्स शब्द है, दो शब्द से मिलकर बना है, ऑक्स और रेड। तो रेड का मतलब क्या होता है, रेड का मतलब होता है बेटे
यहाँ ध्यान से देखेंगे कि रेड का मतलब क्या है। रेड का मतलब है रिडक्शन। पूरा नाम लिखें हम। रेड का मतलब होता है रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब क्या होता है। ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। तो देखिए यहां से तो ऑक्स ले लिया गया, यहां से रेड ले लिया गया, दोनों का मिलाकर बन के आ गया रेड ऑक्स। ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। रेडॉक्स ऐसे लिखने को मिले या हिंदी में देखने को मिले तो ये हो जाता है रेडॉक्स। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दोनों काम हो रहे हैं, आपने देखा था, एक बार फिर देख लीजिए क्या है। ये अभिक्रिया है, ध्यान दें। यहाँ हाइड्रोजन अकेला है, ऑक्सीजन जुड़ती हुई दिखाई दी, ऑक्सीडेशन। यहां से क्या हो रहा है भाई, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन हटती हुई दिखाई, या ऑक्सीजन जुड़े ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हटे तो रिडक्शन। आगे ये इसका अभिक्रिया में हो रहा है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड किस में अपचयित हो रहा है, कॉपर में। या कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ आपने देखा यहाँ क्या था, कॉपर ऑक्साइड। चेंज किस में हो गया भाई, कॉपर में हुआ, तो कॉपर अपचयित हुआ। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन उपचयित होकर क्या करेगा, हाइड्रोजन उपचयित होकर जल का निर्माण करेगा। उपचयित हो जाएगा, किसका निर्माण करेगा, जल बनाएगा। देखो जल बना रहा है। इस अभिक्रिया में उपचयन, देखो यहाँ गलतियां हैं, इस गलतियों को सुधार रहे हैं। ये वाली गलती है भाई, देखो इस गलती को भी हम, देखो हमें गलती का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये गलती है, ये देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा भैया, यहाँ आप चयन कर लिए, एक बार तो करिए उपचयन और एक बार करिए आप अपचयन। ठीक है, यहाँ एक शब्द ऊ लगाइए और यहाँ आ लगाइए, दोनों तरफ लगा लीजिए, बाकी जो गलत दे रखा ऑप्शन। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ा है, इस अभिक्रिया का नाम आपके सामने है भाई, क्या नाम है, ये वाला रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स। बात समझ में आ रही है। अगली बार की तरफ बढ़ते हैं, यहां से चलिए और देखते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। उपचयन में समझ रहे हो ना, उपचयन का मतलब क्या है, उपचयन का मतलब एक बार फिर नोट कर लें हम, क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, और हाइड्रोजन का यहाँ निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, या इलेक्ट्रॉन का निकलना, तीनों में से काम हो। ठीक है, देखो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु यानी कि आर्द्रता, आर्द्रता मीन्स होती है क्या, नमी। आर्द्रता मतलब क्या होती है, नमी। हम क्या करें, आर्द्रता लिखा हुआ है, आर्द्रता मीन्स क्या हुई, नमी जो लग जाती, देखा हुआ तो सीलन आ जाती है। अम्ल को आप जानते हैं, अम्ल को कहते हैं एसिड। जब कोई धातु या तो नमी के संपर्क में आ जाए, इसके नमी के, या एसिड के संपर्क में आ जाए, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, यानी कि उस पर आपने सुना होगा कि क्या लग जाती है, उस पर एक प्रकार की मान के चलो जंग लग जाती है, देखा होगा आपने। तो धातु की ऊपरी परत पर क्या लग जाती है, कमजोर हो, धातु की ऊपरी परत कैसी हो, कमजोर हो और संचारित होने लगती है, निकलने लगती है। पहला पॉइंट देखो अब, लोहे की वस्तु पर जंग लगना, ये बात होती है भाई, लोहे की वस्तुओं में जंग लग जाती है। आप भी देखते हो, खुले वातावरण में छोड़ दीजिए तो उन पर क्या लग जाएगी, उन पर लग जाएगी जंग, है ना। आगे देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, चैप्टर को खत्म करेंगे उसके बाद ही देखेंगे, क्योंकि देखो बहुत एग्जाम की दृष्टि से देखें, एग्जाम समीप आने वाले हैं, तो कार्य जो है ध्यानपूर्वक आप लोगों को करा गया है। देख लीजिए, पूरा पाठ है, एक वीडियो में ही एक चैप्टर को हमने समाप्त कर दिया गया है। करते रहिए बच्चा वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं। अब अगली बात क्या है भाई, लोहे पर तो जंग लग गई, जंग लगने के बाद क्या, चांदी के ऊपरी काली परत, चांदी आपने देखी होगी उस पर काले रंग की परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर आपने देखी हरी परत चढ़ जाती है। ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सभी जो हैं संचारण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगली बात क्या है, यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संचारण धातुओं, संचारण से धातुओं बता, यानी कि अगर उस पर जंग ना लगे, तो जंग नहीं लगने का कारण है कि आप उसकी स्थिति को बदल दें, यानी कि नमी उस तक नहीं पहुंच पाए, यानी उसका लेपन कर दें, यसद लेपन कर दें, है ना, किसी का विद्युत लेपन कर दें,
या पेंट कर देते हैं, पेंट तो आप समझ रहे होंगे, पेंट कर दीजिए वार्निश वार्निश से, तो उस पर क्या नहीं होगी, जंग नहीं लगेगी और संक्षारण से बचा सकते हैं, यानी कि गलने से बचाया जा सकता है। अगली बात क्या है भाई, चैप्टर समाप्ति की ओर है। विकृत गंधिता क्या है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब अलग प्रकार की गंध आना। वसायुक्त तेलीय खाद्य वायु संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, उपचयित, जिनसे उनका स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उनका जो है कि भाई क्या हो जाता है, उनका उनका स्वाद और गंध चेंज हो जाती है। और क्या हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं। खाद्य पदार्थ याद रखिए सारे ज्यादातर कैसे हो जाते हैं, उपचयित हो जाते हैं। और किसके संपर्क में आने, वायु के संपर्क में आने पर, किसके संपर्क में, वायु संपर्क में। वायु क्या है, वायु में किसकी मात्रा है, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है भैया ना, ठीक है। रोकने के उपाय क्या हैं, प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करें, ऑक्सीजन बचाएं। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखें, यानी कि वायु को नहीं पहुंचने दें। वायु के स्थान पर जहां तुमने देखा होगा कि नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करें, आपने देखा होगा भाई, आप इतनी बात जानते भी होंगे कि वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, मतलब आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं कुरकुरे के, उनमें गैस भरी होती है नाइट्रोजन, जो कि उसके साथ क्रिया नहीं करती, क्योंकि ऑक्सीजन होगी तो क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी, ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, वायु के पास होगी नहीं, तो नाइट्रोजन गैस होगी, नाइट्रोजन गैस को आप लगा दीजिए तो वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगी, इसलिए वो प्रोडक्ट कैसा रहेगा, सेफ रहेगा। शीतलन द्वारा उसको ठंडा में रख दें तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी वहां भी, तो अभी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ये एग्जाम दृष्टि से आपका हमने चैप्टर करा दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, हमने पूरा चैप्टर करा दिया। इसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बहुत ध्यान से आप लोग इस पाठ को करिए, तैयार कर लीजिए, और अगर कहीं कहीं बड़ी हो तो हमें कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।